मॉर्निंग एवरीबॉडी। और दोस्तों, आज की हम पुनः एक बार मिल रहे हैं आज की क्लास हिंदी में। और आपने सुबह से देखा, पहले साइकोलॉजी, फिर हिंदी, साइकोलॉजी, संस्कृत, फिर हिंदी, और देख रहे एक सीक्वेंस चल रहा है। बस साइकोलॉजी का एक लेक्चर रह गया, अधिगम वाला। तो अधिगम वाला लेक्चर कल अर्ली मॉर्निंग में आपको मिलेगा। मैंने जानबूझ के आज नहीं बनाया, मैंने कहा बोरियत हो रही होगी। अभी आपकी हिंदी की क्लास है, इसके बाद एक धाकड़ 2 क्लासेस संस्कृत के भी मिलेंगे आपको। चलें, तो आज हिंदी भी लगभग हिंदी में एक कमेंट आया था कि रचनाएं, हाँ रचनाएं भी मिलेंगी। और साइकोलॉजी में जो भी पोर्शन रह गया उसको भी आप बता दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। शेयर नहीं कर रहे आप लोग, ये दिख रहा है व्यूज कितने कम आ रहे हैं यार। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, सबका भला हो। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, 28 तारीख को आप लोगों को लगेगा हाँ सर, मेहनत आपने भले ही 8 दिन कराई, लेकिन वो उस 8 दिन में आप हमसे कम से कम 50-60 नंबर हमें दे गए। तो ये मतलब चलो, जिसकी तैयारी 90 की, उसकी तैयारी 120-30 की हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा मैं 50-60 दिन तो 90-50 सीधा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन आप लोग भी रियलाइज करें, हाँ यार ये क्वेश्चन मिस होगा। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य, मैं जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ हर कोने को टच कर रहा हूँ, ताकि जो चीज़ नहीं पढ़ी है आप वो भी पढ़ लें, जो पढ़ रखी है उसका रिवीजन हो जाए। कुल मिला के डोंट वरी। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्रिया के होने का समय बताना काल कहलाता है। शब्द परिवर्तन की जो 4 इकाई होती हैं, काल, कारक, लिंग, वचन, ठीक है। तो ये सभी हमको अभी पढ़ने हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ये पढ़ लिया होगा। भूतकाल ये जरूरी है। भूतकाल 6 प्रकार का होता है, वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, भविष्य काल के 4 प्रकार होते हैं। लेकिन भविष्य के 3 ही पढ़ाएंगे हम आपको, चौथा नहीं होता है। चलो, भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते समय का बोध होता है, मतलब जो हो गया ये सब आप जानते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। पूछ लिया जाता है निम्न भाग कौन से काल में है, ये क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। और हिंदी के प्रश्नोत्तरी भी हम आपके सामने लेके आएंगे। तो सामान्य भूतकाल क्या है? क्रिया का काम जिस समय निश्चित होता है, निश्चित समय का बोध नहीं होता है, वह सामान्य भूतकाल। राम ने अखबार पढ़ा, मोहन गया। क्रिया के काम का समय निश्चित नहीं होता है, मतलब समय का बोध नहीं है। राम ने अखबार पढ़ा है भाई, कब पढ़ा ये नहीं पता, ठीक है। मोहन गया, मोहन चला तो गया, मोहन गया। भूतकाल में बात करें, राम ने अखबार पढ़ा, गीता ने खाना खाया। तो खाया, लेकिन कब खाया? अगर ऐसा होता गीता ने सुबह खाना खाया तो हमें पता है। लेकिन इसमें क्या है? सामान्य भूतकाल है। नॉर्मल भूतकाल जो होता है उसमें समय का अभाव होता है। आसन्न भूतकाल क्या होते हैं? क्रिया का वह रूप जिसमें बीते समय में कार्य का अभी अभी पूर्ण होना दिखाया जाता है। सामान्य भूतकाल में मैं है जोड़कर आसन्न भूतकाल बनाया जाता है। राम ने अखबार पढ़ा है, ठीक है। देखो, राम ने अखबार पढ़ा, कब पढ़ा ये नहीं पता। राम ने अखबार पढ़ा है तो मतलब अभी कभी पढ़ा होगा, कुछ समय अंतराल पहले पढ़ा होगा। तो देखो, क्रिया मतलब सामान्य भूतकाल में है शब्द जोड़ दोगे आप तो आसन्न भूतकाल बन जाएगा। और आसन्न भूतकाल नॉर्मल एक एग्जाम्पल को अपन समय पढ़ना है। राम ने अखबार पढ़ा, कब पढ़ा कोई पता नहीं। राम ने अखबार पढ़ा है, अब निकले भाई, बस अभी अभी जस्ट खाना खा के फ्री हुए हैं, तो मतलब आसन्न भूतकाल है ना, जस्ट अभी खाना खाया। तो ऐसे इसने कहा राम ने अखबार पढ़ा है, अभी कभी में अखबार पढ़ा हो गया। मोहन गया है, गीता ने खाना खाया है, ठीक है। पूर्ण भूतकाल क्या होता? क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण के लिए काफी बहुत समय पहले हो गया हो। सामान्य भूतकाल में मैं था जोड़ दें। राम ने अखबार पढ़ा था, जब मतलब बहुत समय पढ़ा था। अब कब पढ़ा था? 500 वर्ष पहले पढ़ा था, 10,000 वर्ष पहले राम ने अखबार पढ़ा था, मतलब कब? 2 दिन पहले पढ़ा होगा, 3 दिन पहले पढ़ा होगा, 1 महीने पहले। मोहन गया था, मोहन कानपुर गया था, जाने कब गया था भाई। सीता ने खाना खाया था, तो जाने कब खाया था। फिर अपूर्ण भूतकाल देख लीजिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में जारी रहने का बोध होता है, मतलब काम कर रहा है। इसके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएंगे। तो आपको पता है जहां भी अपूर्ण शब्द आए तो रहा, रही, रहे आते। राम अखबार पढ़ रहा था, देखो, राम ने अखबार पढ़ा, सामान्य भूतकाल। राम ने अखबार पढ़ा है, आसन्न भूतकाल। राम ने अखबार पढ़ा था, पूर्ण भूतकाल। और राम अखबार पढ़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल। देख रहे हैं, मतलब इन शब्दों को आप देखिए। जब राम ने अखबार पढ़ा, सामान्य भूतकाल। राम ने अखबार पढ़ा है शब्द लगा दिया, सामान्य भूतकाल में आसन्न बन गया। सामान्य भूतकाल में था शब्द लगा दिया, पूर्ण भूतकाल गया। और सामान्य भूतकाल में रहा था शब्द लगा दिया तो अपूर्ण भूतकाल बन गया। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप में कार्य में बीते समय होने पर संशय दिखाया जाता है। संशय कैसे? राम ने अखबार पढ़ा होगा, अब गागी के ऐसे नहीं भविष्य में भाई, इसका राम ने अखबार पढ़ा होगा। राम अखबार पढ़ेगा, तो ये तो मतलब अपना भविष्य में जाएगा। राम ने अखबार पढ़ा होगा, तुमने खाना खाया होगा। निकाल, हाँ भाई कही हो, हमने ऐसी बात कही, कहा होगा कि हाँ तुम आ जाना मेरे घर, ठीक है। तो सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ यदि होगा, होगी, होगे पद सहायक क्रिया के रूप में जोड़ दिए जाते। देखो, सामान्य भूतकाल में
स्पष्ट लिखा है, राम ने अखबार पढ़ा सामान्य भूतकाल का है, होगा जोड़ दिया तो संदिग्ध भूतकाल बन गया। मोहन जयपुर गया होगा, हेतु हेतमत भूतकाल मतलब शर्त वाला वाक्य भूतकाल का। यदि भूतकाल के वाक्य में शर्त जोड़ दिया, यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते, यदि मैं थोड़ी मेहनत और करता तो जूनियर क्लियर हो जाता। ये मेरी सच्चाई है, ठीक है। तो हेतु हेतमत काल में क्या है, शर्त रखी जाती, कंडीशन रखी जाती, वाक्य की सकारात्मकता या नकारात्मकता का काल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अब कहते हैं यदि आपने पढ़ा होता तो आप फेल नहीं होते, यदि राम ने अखबार नहीं पढ़ा, मोहन ने खाना नहीं खाया है, नहीं खाया होगा, नहीं खाया था, क्या मोहन ने खाना खाया था, तो ये सारे भूतकाल के होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलें दोस्तों, हमने आपको फिर एक बार से रिवीजन करा देते हैं। सामान्य भूतकाल में राम ने अखबार पढ़ा, ठीक है। इन्हीं एग्जाम्पल को आप रख लो, बस एक माइंड सेट बना लो। पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा, सामान्य भूतकाल। पढ़ा में है जोड़ देंगे, आसन्न भूतकाल आ जाएगा। था जोड़ देंगे, पूर्ण भूतकाल आ जाएगा। और रहा था जोड़ देंगे तो अपूर्ण भूतकाल आ जाएगा। और उसमें कह देंगे पढ़ा होगा, होगा शब्द जोड़ देंगे तो संदिग्ध भूतकाल आ जाएगा। और उसमें कंडीशन लगा देंगे, यदि अखबार पढ़ा होता तो उससे जानकारी होती, यदि राम ने अखबार पढ़ा होता तो उसे ये पता होता कि मोदी जी ने 3 कृषि बिल वापस ले लिए, ठीक है। आगे हम आते हैं वर्तमान काल पर। कंडीशन, आप सभी लोग टेंशन न लें, जिनके भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं भाई, 28 को एग्जाम है, हो ही जाएंगे 25 तक, क्यों टेंशन लेते हो। थोड़ा साइड एरर है इसलिए, ऐसे नहीं एडमिट कार्ड के लिए 10 चक्कर नेट कैफे के चलाओ। जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं खुद जब साइट अच्छी चलने लगेगी एक वीडियो बना दूंगा, हाँ भाई साइट चल रही है अच्छी। जिनको भी देखना है ना, मैं कह रहा हूँ रात को 12 से 2 के मध्य खोल लेना, रात को 12 से 2 के मध्य। अभी वीडियो देखने में हजारों लोग खोलेंगे, फिर 12 से 2 के मध्य खोल लेना, आपकी खुल जाएगा एडमिट कार्ड और अपना पेपर भी देना बढ़िया। फिलहाल मुझसे एग्जाम तक जुड़े रहना, बहुत फायदा मिलेगा। ये तो आपको 28 को पता चलेगा, जब शाम को इतने समय मिलेंगे हम। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध होता है, मतलब अभी कार्य हो रहा है इसका बोध हो तो वर्तमान काल कहलाता है, ठीक है। इसके 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। क्या हो गया, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव वर्तमान काल, अज्ञात वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। हाँ, तो अपना जो वर्तमान काल होता है, जो वर्तमान काल होता है मित्रों, वो कितना होता है, 5 प्रकार का होता है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव वर्तमान काल और क्या होता है, अज्ञात वर्तमान काल होता है। चलें, सामान्य वर्तमान काल जैसे वहाँ देखा, भूतकाल ऐसे इसको देख लेते। भूतकाल के 6 होते हैं, इसके 5 होते हैं। क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से चलते समय क्रिया का होना होता है, जैसे क्रिया के साथ ता आती है। राम अखबार पढ़ता है, मैं एक ही एग्जाम्पल को क्यों ले रहा हूँ, मुझे एक आता, अरे एक नहीं आता यार भाई, ये कॉन्सेप्ट माइंड सेट बनाना है भैया। हमारा उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना नहीं, हमारा उद्देश्य है एग्जाम में क्वेश्चन को सही करना। 8 दिन में ना तुम ज्ञान अर्जित कर सकते हो, ना मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ। सीधी सी बात है भाई। वही वीडियो देखें जिनको एग्जाम में क्वालिफाई करना है, जिनका टारगेट है कि भाई 90 मिनिमम होने चाहिए और 135 प्लस मैक्सिमम होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो फिर जांच बैठ जाएगी। चलें, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कितने भी नंबर लाएं। अपूर्ण वर्तमान काल, अगर आप सही हैं, पढ़ के लाते हैं 145, जांच नहीं, कुछ भी बैठ जाए भाई, आप सही हैं तो मतलब सही है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के जारी होने का बोध होता है या क्रिया के चलते समय में जारी रहने का बोध होता है, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे सहायक क्रिया रहा है, रही है, रहे हैं। राम अखबार पढ़ रहा है, राम मथुरा जा रहा है, सीता गाना गा रही है, तो अपूर्ण वर्तमान काल आपने पूर्ण देख लिया। ता है ती है जुड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल नॉर्मल। अपूर्ण वर्तमान रहा है, रही है, दोनों पढ़े। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होगा, राम अखबार पढ़ता होगा, तायतीय बोध करा है सामान्य वर्तमान काल की। और सामान्य वर्तमान काल के में जब सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के साथ संशय जोड़ दिया जाए, ता होगा, ती हो गए, तो ये सामान्य वर्तमान काल के वाक्य में जोड़ दिए जाते हैं तो संदिग्ध वर्तमान काल बन जाता है। गीता खाना खा रही थी, गीता खाना खाती होगी, तुम टीईटी का पेपर देते होगे, ठीक है। संभाव वर्तमान काल क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। इसका संबंध अपूर्ण वर्तमान काल से होता है। अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के साथ संशय जोड़ दिया जाता है। सहायक क्रिया क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो, रही, रहे हों आदि शब्द अपूर्ण वर्तमान काल में जोड़ दिए जाते हैं। राम अखबार पढ़ रहा हो या राम अखबार पढ़ रहा होगा, तो ये कैसे होते हैं, अपने अपूर्ण संभाव वर्तमान काल होते हैं। अज्ञात वर्तमान काल क्या होते हैं,
क्रिया के जिस रूप में आज्ञा जोड़ दी जाती है, यदि वर्तमान काल में क्रिया के साथ आज्ञा आदेश जोड़ दिया जाए, दरवाजा बंद कर दो, आज्ञा, दरवाजा बंद कर दो, खाना खा लो, ये सब आज्ञार्थ होते हैं। तो क्रिया के जिस रूप में, और क्या लिखा भाई, हाँ, वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप में आज्ञा जोड़ दी जाती है, यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ आज्ञा आदेश जोड़ दिया जाए तो आज्ञार्थ वर्तमान काल होता है। आगे चलते हैं हम, अब चलें आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों भविष्यत काल। और भविष्यत काल में क्या कहते हैं, क्रिया का आने वाला समय का बोध होता है, भविष्यत काल कहलाता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 होते हैं, जबकि मैंने आपको पहले ही कह दिया था 4 अपन को नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी कहती है 3। एनसीईआरटी कितने कहती है 3, तो हमें 3 ही पढ़ने हैं, हालांकि होते 4 हैं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 होते हैं, इसलिए मैं 3 ही पढ़ाऊंगा। और आपको उसमें भी 3 ही टिक करना। जब मैंने शुरू में बताया था तो वहाँ 4 लिखे थे, मैंने बता दिया था कि आपको 3 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 3। कोई भी चीज़ मैं तथ्यात्मक चीज़ों को लेता हूँ, उसमें लिख दिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कोई मतलब नहीं है। हम आपको, हाँ, क्रिया के जिस रूप, क्रिया सामान्य रूप से आने वाले समय में कार्य का होने का बोध हो गया। एगा ईगी एगे, राम अखबार पढ़ेगा, क्रिया में एगा ईगी जोड़ दी। कान्हा मथुरा जाएगा, राधा गाना गाएगी। संभाव भविष्यत काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना रहे। कार्य का क्या है, इन फ्यूचर कार्य हो रहा हो, संभाव भविष्यत काल होता है। संभावना सूचक, शायद राम अखबार पढ़ेगा, या राम जयपुर जाए, शायद वे जयपुर जाएं, तो शायद शब्द जोड़ दिया जाए। ठीक है, हाँ। अगले देखें आज्ञार्थ भविष्यत काल क्या होता है, क्रिया के आने वाले समय में आज्ञा आदेश जोड़ दिया जाए। आप कल 8 बजे लाइव आइएगा, मैं कल सुबह आपको साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, यदि आप मुझे बुलाते तो मैं जरूर आता, हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। देख लीजिए भाई, यदि आप मुझे बुलाते तो मैं जरूर आता, तो हेतु हेतुमत भूतकाल का, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, हेतु हेतुमत भविष्यत काल होगा। आता और जाओगे, तो ये हमने आपको पढ़ाया नहीं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। हेतु हेतुमत भविष्यत काल, भूतकाल तो दिया है। हाँ, अब हम देखते हैं कारक। कारक आपने संस्कृत में पढ़े होंगे, हमको तो पता नहीं संस्कृत में कितने कारक होते हैं, शायद 6 होते हैं कुछ, लेकिन हम यहाँ 8 कारक पढ़ेंगे। हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। का शब्द का कार्य करने वाला होता है, जोड़ने का कार्य करने वाला। कारक की परिभाषा क्या होती है? कर्ता को जोड़ने वाला, यदि वाक्य के सभी पदों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले, मतलब वाक्य को एक दूसरे से। मूल रूप से कारक 6 होते हैं, कुल कारक 8 होते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं, जबकि संस्कृत में 6 कारक होते हैं। इसलिए मूल रूप से कर्ता, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। विभक्ति, कारकों की पहचान करने वाला पद विभक्ति कहलाता है। उपनाम क्या होता है? पसर्ग, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। ठीक है, शर्त क्या है? प्रत्येक कारक अपनी निश्चित विभक्ति होती है। यदि 2 कारकों की विभक्ति समान हो जाए तो वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग हो जाता है। पहली शर्त होती है, मतलब प्रत्येक कारक की क्या होती है? विभक्ति अपनी अलग अलग होती है। यदि 2 कारकों की एक ही विभक्ति हो जाएगी तो फिर उनका व्यवहार अलग अलग होता है। एक वाक्य में 1 से अधिक कारक प्रयुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर कभी भी 2 कारक नहीं आ सकते हैं। सभी कारक संज्ञा या फिर सर्वनाम के पद होते हैं। जो कारक होते हैं वो या तो संज्ञा होंगे या दोस्तों क्या होंगे? सर्वनाम होंगे। चलें आगे हम पढ़ते हैं। कारक का प्रकार, विभक्ति, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से, माध्यम के संदर्भ में, संप्रदान का के लिए, अपादान से। एक संज्ञा सर्वनाम को अलग किया जा सकता है। ठीक है, संबंध का काकी के, रारी रे, नाने नी, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम, अगर ने आ जाएगा तो निजवाचक। इनमें 3 विभक्ति काके की का प्रयोग संज्ञा के साथ होता है, सर्वनाम के साथ नानी नोनो का प्रयोग होता है। अधिकरण में मैं पे पर उत्तरावस्था होती है। संबोधन में हे, अरे, रे, ओ पद में प्रयुक्त होते हैं। सिर्फ जो रे शब्द होता है वो पद में प्रयुक्त होता है। ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता के साथ सिर्फ भूतकाल में किया जाता है। कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है उस साधन को करण कहते हैं। के साथ के बिना इन अव्यव का प्रयोग जहां होगा वहां करण कारक होगा। विकलांगता जहां पहचान बन जाती है वहां करण कारक होता है। विवस्था या व्याकुलता के साथ करण कारक तृतीय विभक्ति होती है। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वो संप्रदान कहलाता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। सॉरी, विभक्ति बताने लगा मैं। रुचियां पसंद संप्रदान में आते हैं। ईर्ष्या वाले वाक्य संप्रदान में आते हैं। घृणा वाले वाक्य, डर के भाव, निश्चेषता वाले वाक्यों में अपादान होगा। विवत रस भी अपादान के लिए आता है। कुछ संस्कृत की फीलिंग आ रही होगी तो टेंशन नहीं लेना, संस्कृत में हम कारक विभक्ति के साथ अगली क्लास में धाकड़ मिलेंगे आपसे, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। करण कारक देख लीजिए, विकलांगता, विवस्था, व्याकुलता के साथ बिना। संप्रदान में क्या होता है? रुचि, पसंद, ईर्षा, नम, अलप, स्वाहा, नमा, स्वस्ति, स्वाहा। अपादान में क्या होता है? घृणा, निषेधता, भय उत्पन्न, अध्ययन। अधिकारक कारक क्या होता है? विशेषण की उत्तमावस्था हुआ है उस पर गया है आदि। कारक की पहचान,
महत्वपूर्ण भूमिका होती है विभक्ति। कर्ता से लेकर अधिकरण 1 से 7 कारकों में वाक्य में जहां इन विभक्ति लिखी होती है ठीक पहले संबंधित विभक्ति लिखी होती है। जैसे देखो, राम ने, कर्ता ने, काकी के, संप्रदान के, धर्म के लिए, बाण से, कर्ता से, रावण को, कर्म, रावण क्या हो गया, कर्म हो गया। तो उसके ठीक बाद पहले कर्ता लिखा, मतलब कारक लिखा, फिर उसकी विभक्ति का चिन्ह लिखा। संबोधन कारक में विभक्ति पहले कारक बाद में आता, विभक्ति पहले कारक बाद में आता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमारे कारक कर्ता इतने ही थे भाई, ये संस्कृत नहीं कि ज्यादा होंगे। अब हम आते हैं वाक्यों पर। भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य कहलाता है। भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई या सबसे छोटी इकाई वाक्य है। सार्थक शब्दों का योग, सार्थक शब्दों का योग वाक्य कहलाता है। ठीक है, शब्दों का देखो, अरे देखो मैं भी उसी में हो गया। सार्थक शब्दों का योग वाक्य नहीं होता है, शब्दों का सार्थक योग। देखो, सार्थक शब्दों का योग नहीं भाई, शब्दों का सार्थक योग। शब्दों को इस क्रम में रखोगे, उनका सार्थक शब्दों का योग कर दोगे। ये सार्थक शब्द राम है, मरा है, रावण है, ने है। हमने लिख दिया मरा राम रावण है, तो क्या सार्थक वाक्य बना? नहीं। राम ने रावण को मारा, ये सार्थक। तो शब्दों का सार्थक योग, शब्दों को इस क्रम में रखो, सार्थकता आनी चाहिए। चलो दोस्तों आगे हम चलते हैं। वाक्य के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग व संरचना के आधार पर 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, क्रिया के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। प्रयोग व संरचना के आधार पर साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य क्या होते हैं? वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेयक होता है, साधारण वाक्य कहलाते हैं। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य कहलाता है। इसमें कर्ता के साथ साथ कर्ता का भी विस्तारक शामिल किया जाता है। विधेय जिसके लिए आता है उसका उद्देश्य कहलाता है। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन विधेय कहलाता है। इसमें कर्म का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक, पूरक सहायक क्रिया को शामिल किया जाता है। राम का मित्र श्याम धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ता है, तो कर्ता कारक। चलें आगे। यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो और क्रिया समान रहे तो वाक्य साधारण वाक्य होता है। राम भोजन करता है, राम और श्याम भोजन, साधारण वाक्य भाई। कर्ता एक से अधिक हो गए लेकिन क्रिया क्या है, खाने की कर रहा है, तो साधारण वाक्य होगा। आगे देखते हैं दोस्तों हम। हाँ, यदि वाक्य में कर्ता एक ही हो, क्रियाएं बहुत सी हो, तब भी साधारण वाक्य हो। कर्ता समान हो पर क्रियाएं एक ही हैं, विधेय में गिनी जाएंगी। जैसे राम श्याम मोहन पढ़ और लिख रहे, साधारण वाक्य। यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो, क्रिया एक से अधिक हो, लेकिन सभी कर्ताओं द्वारा की जाने वाली क्रिया एक हो, तो सारे कर्ता सारी क्रिया विधेय वाक्य साधारण भी होगा। चलें आगे। संयुक्त वाक्य क्या होता है? एक से अधिक उपवाक्यों का जोड़ना। सभी उपवाक्य साधारण होने चाहिए, सभी उपवाक्य स्वतंत्र होने चाहिए। किसी भी उपवाक्य को हटा देने पर शेष बचे वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। योजक शब्द क्या होते हैं? लेकिन, किंतु, परंतु, और, या, अथवा आदि चिन्ह वाले वाक्य का है, तो आप समझ लेना कौन सा वाक्य हो गया हमारा, संयुक्त वाक्य हो गया, जोड़ने वाला वाक्य। राम पढ़ता है लेकिन श्याम लिखता है, भाई कोई दिक्कत नहीं, राम पढ़ता है, हम यहाँ से श्याम लिखता है हटा देंगे तो लेकिन भी अपने आप लेकिन योजक शब्द होता है। अगला देखिए मिश्रित वाक्य। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, शेष अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। मतलब प्रधान उपवाक्य को यदि आप हटा दोगे तो वाक्य की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। अब हमने प्रधान उपवाक्य को गांधी जी हटा दिया, सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। किसने कहा? भाई कुछ नहीं निकलेगा ना। तो साधारण वाक्य है, प्रधान वाक्य है। आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ योजक शब्दों से होता है। प्रधान उपवाक्य एक प्रकार का साधारण वाक्य होता है। मुहावरे और लोकोक्तियां मिश्र वाक्य में होती हैं। यदि सभी उपवाक्य योजक चिन्हों से प्रारंभ होंगे तो अंतिम वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य में योजक चिन्ह की, क्योंकि, जो, जिसे, जिन्हें, जितना, जिसका, जैसे, जैसे, ज्यों, ज्यों, ये शब्द होते हैं। आश्रित उपवाक्य भेद। संज्ञा प्रधान की, क्यों। विशेषण प्रधान जितना, जैसे, ज्यों। क्रिया विशेषण प्रधान जिन्हें, जितना, जिसका। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। अर्थ के आधार विधानात्मक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो विधान है, संदेह है, संकेत है, इच्छा है, आज्ञा है, माना, प्रश्न आदि चीजें होती हैं। चलें, विधानार्थक वाक्य क्या होते हैं? ऐसा कोई वाक्य जिसमें किसी काम या क्रिया होती है, जैसे राम चलता है। संदेहार्थक वाक्य क्या होता है? संदेह, संशय और संशय करने वाला। संदेह के भाव का बोध कराने वाले वाक्य संदेहार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे श्याम सायं कोई आ रहा है,
शायद कोई आ रहा है, ऐसा होना चाहिए। संदेह शायद होना चाहिए, दा लिखना चाहिए, यहाँ गलत लिखा है। संकेतार्थक वाक्य शर्त के भाव का बोध कराने वाले वाक्य, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तो संकेतार्थक वाक्य हो गए। आज्ञार्थक वाक्य क्या होते हैं? आज्ञा या आदेश देने वाले वाक्य। आज्ञा आदेश देने के लिए, भाव का बोध कराने के लिए वाक्य होते हैं दरवाजा बंद कर लो, एक गिलास पानी लाओ, इस प्रकार के, ठीक है। इच्छार्थक वाक्य क्या होते हैं? इच्छा के भाव का बोध कराने वाले वाक्य इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। मेरी इच्छा है कि मेरा चयन प्रशासनिक सेवा में हो जाए, इच्छा है। आशीर्वाद, दुआ, श्राप, साप, गाली, बद्दुआ आदि इच्छार्थक वाक्यों में आते हैं। निषेधार्थक वाक्य क्या होते हैं? निषेध या मना करने का भाव बोध कराने वाले वाक्य निषेधार्थक वाक्य कहलाते हैं। मोहन घर पर नहीं है, सड़क पर मत खेलो। प्रश्नार्थक वाक्य क्या होते हैं? प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों का बोध कराने वाले प्रश्नार्थक वाक्य। विस्मयादि वो, अरे आप कब आए, इस प्रकार अचरज विस्मय हो। कारक पढ़ने का क्रम क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। वाक्य में कारकों का क्रम ये भी देख लीजिए। वाक्यों में कारकों का क्रम कैसे होगा? तो पहले संबोधन आएगा, फिर कर्ता आएगा, फिर अधिकरण आएगा, फिर संबंध आएगा, फिर अपादान आएगा, फिर तुम्हारा संप्रदान आएगा, और फिर क्या आएगा? करण आएगा, और सबसे अंत में कर्म होता है। सबसे पहले कर्ता कारक लिखा जाता है, लेकिन संबोधन हो तो सबसे पहले लिखा जाता है। शेष कारक कर्ता कर्म के मध्य अवरोही घटते क्रम में होते हैं। संबोधन, कर्ता, फिर अधिकरण। तो एक मतलब क्या बना, हम कह सकते हैं 8, 1 अधिकरण कितना बना? 7, संबंध 6 में होता है, अपादान 5 में होता है, संप्रदान 4 में होता है, करण 3 में होता है, कर्म 2 में होता है। तो उल्टा 8 1 7 6 5 3 मोबाइल नंबर है, किसी का लिख लेना है। अब वाच्य देखते हैं, क्रिया के आधार वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्ता जिसमें प्रधान हो कर्तवाच्य हो गया, कर्म जिसमें प्रधान हो कर्मवाच्य हो गया, भावना जिसमें प्रधान हो भाववाच्य हो गया। क्रिया या लिंग वचन के प्रभाव का अध्ययन होता है। अगला देखें, कर्ता कर्म भाव कारक ने ही, यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो क्रिया लिंग वचन के अनुसार होता है। जैसे मोहन ने अखबार पढ़ा, पुरुष एक वचन है तो क्रिया कर्म के आधार पर चलती है। यदि कर्ता विभक्ति सहित और कर्म भी विभक्ति सहित हो तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार। राम ने रावण को मारा, राम ने सीता को देखा, तुमने ऐश्वर्या राय को देखा है। यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग वचन सदैव कर्ता के अनुसार होता है। यदि क्रिया कर्ता के साथ विभक्ति रहे तो विभक्ति ना हो, राम चलता है तो कर्ता के अनुसार रहती है। कर्ता ने विभक्ति रहित हो गया। कर्म, कर्ता धन ने कर्म विभक्ति रहित हो गया। भाव, कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति रहित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कृतवाच्य क्या होता है? यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के समान हो, लिंग और वचन कर्ता के समान हो तो कृतवाच्य हो जाता। कर्ता और क्रिया का समान लिंग हो। भाई पहचानने के चरण देख लो, क्रिया का लिंग और वचन पहचानना, कर्ता और कर्म का लिंग पहचानना, कर्ता कर्म में बदल के देख लेना। राम चाय पीता है, राम दूध पीता है। विशेष तथ्य क्या है? यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति हो और कर्म के साथ को विभक्ति हो तो कर्तवाच्य होता है वाक्य, और कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो, कर्म विभक्ति रहे तो वाक्य कर्तवाच्य होगा। ठीक है, ये 2 अपवाद है इसमें। अब कर्मवाच्य देख लीजिए। क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार चले तो क्रिया सदैव सकर्मक होगी और वाक्य कर्मवाच्य होगा। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, द्वारा शब्द देखने को मिल जाएगा आपको। भाववाच्य क्या होता है? क्रिया का लिंग वचन कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ही ना हो, वहां भाववाच्य होता है। इन वाक्यों में क्रिया सदैव, देख लीजिए भाई कर्मवाच्य को देख लीजिए। इन वाक्यों में यही पूछा जाए, इन वाक्यों में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष की होती है। एक वचन की होगी, पुल्लिंग होगी, मेल होगी मतलब, और कैसी होगी? अन्य पुरुष, अदर पर्सन होगी। ठीक है, तो एक वचन की IMOP होगी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन ही होती है। राम ने पढ़ा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। चले, यदि क्रिया स्त्रीलिंग की है तो भाववाच्य नहीं होगा। यदि क्रिया बहुवचन की है तब भी भाववाच्य नहीं सॉरी यदि क्रिया स्त्रीलिंग की है तो भी भाववाच्य नहीं होगा। यदि क्रिया बहुवचन की है तब भी भाववाच्य नहीं होगा। दोस्तों आगे देखते हैं। कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को हो तो वाक्य भाववाच्य होगा। कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को हो तो वाक्य भाववाच्य हो सकता है। भाववाच्य को कर्मक क्रिया भी होती है। असमर्थता भाव वाले वाक्य भी भाववाचक होते हैं। मूल तथ्य देखिए भाई, कर्तवाच्य कर्ता विभक्ति रहित होगा, यदि विभक्ति होगी तो केवल ने। कर्तवाच्य का सबसे होता है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से के द्वारा जुड़े होंगे, सकर्मक क्रिया होगी। भाववाच्य में कर्ता के साथ से के द्वारा के साथ अकर्मक क्रिया होगी। अब बात क्या है? कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को जुड़ा हो तब भी भाववाच्य होता है। राम ने रावण को मारा, पत्र लिखा गया। आगे देखिए, उपसर्ग व प्रत्यय भी दोस्तों देख लेते हैं। उपसर्ग व प्रत्यय क्या है?
उपसर्ग उपधन सर्ग संयोग होता है, प्रत्यय प्रतिधन आओ। उपसर्ग सदैव कहाँ, उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग सदैव कहाँ लगते हैं भाई, अग्र में लगते हैं, प्रत्यय पश्चिम में जोड़े जाते हैं, शब्द आगे ही होता है, आगे पीछे नहीं। तो ठीक है, आगे आप ये रख लो, जो भी आपको याद है उसी के अनुसार रखें। ठीक है, जैसे हम देखते हैं सुंदर है तो आ जोड़ दिया, असुंदर बदल गया, अति सुंदर, अर्थ में विशेषता आ गई। उपसर्ग व प्रत्यय कोई अर्थ नहीं होता है, शब्दांश में शब्दधन अंश है, प्रत्यय के योग से कभी भी संधि नहीं जुड़ती हैं। ठीक है, सोहन बुद्धिमान है, सोहन बुद्धिमान नहीं। उपसर्ग धन विकारी शब्द धन प्रत्यय, उपसर्ग को जोड़ने के तरीके होते हैं, पहले उपसर्ग जोड़ो, फिर विकारी शब्द, फिर प्रत्यय। संधि के तरह जोड़ो, संयोग से जोड़ो, सामासिक पद। प्रत्यय को जोड़ने का तरीका क्या हो, स्वर हो तो मात्रा, व्यंजन हो तो संयोग। दुकानदार तो दुकानदार, समाज धन एक तो सामाजिक। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय अव्यय स्वरूप होते हैं जिनका लिंग वचन काल कारक के आधार पर होता है। देख लीजिए भाई, ये हमने यहाँ पे वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर चमत्कार पैदा या प्रभावित करते हैं अपने क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अपने प्रत्यय देख लीजिए भाई, प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, नया शब्द बना देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। सही, ये शब्दांश होते हैं, ये शब्दांश होते हैं। इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, इनका भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, इनकी भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, इनका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग एक से है। उपसर्ग शब्द पूर्व में जुड़कर अपना अर्थ देते हैं, ये किसी शब्द के बाद में जुड़कर अर्थवान होते हैं। इनका प्रयोग विकारी शब्दों के साथ होता है, इनका प्रयोग भी विकारी शब्दों के साथ। उपसर्ग के योग से संधि पद बनाए जा सकते हैं, प्रत्यय के योग से संधि शब्द नहीं बनाए जा सकते। इस पॉइंट को उपसर्ग जोड़ दोगे तो संधि पद बन जाएंगे, लेकिन प्रत्यय के जोड़ने से संधि पद नहीं बनेंगे। इनके योग से सामासिक पद बनाए जाते हैं, इनके योग से भी बनाए जाते हैं। संयोग द्वारा उपसर्ग का योग होता है, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर मात्रा लगा दी जाती है। उपसर्ग व प्रत्यय अव्यय स्वरूप होते हैं तथा इनके योग से बने शब्द भी अव्यय स्वरूप होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। अति, अधिक, अतिशय, अधि, अधिकरण, अनु का पीछे या समान होता, अप का बुरा विपरीत, अभि का पास सामने, औ का बुरा हीन, आ का तक से, उत का ऊपर श्रेष्ठ, अप का अपास सहायक, दुर का कठिन बुरा विपरीत, दुष् का बुरा विपरीत कठिन, नी का बिना, निर का बिना बाहर, निस का बिना बाहर, प्र का आगे अधिक, परा का विपरीत चाहे। ये सब इनके अर्थ होते हैं, आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न प्रकार उपसर्ग। मूल शब्द को छांटने पर विकारी शब्द बनते हैं। उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग करने पर संयोग करो तो करेंगे, प्रतिहार लाजवाब। संधि पद हो तो विच्छेद कर लेंगे, अन्वय अनुधन आए। कैसे उपसर्ग पहचानोगे, प्रश्न के प्रकार। एकाधिक उपसर्ग के पद हो जैसे व्यवहार, बी धन अवहार, बी धन अवधनार। सा का प्रयोग उपसर्ग में नहीं होता, इनके स्थान पर सा का प्रयोग चाहे बन भी जाए तो सा भी लिखेंगे। चलो हिंदी में उपसर्ग देख लीजिए, 22 उपसर्ग होते हैं। अन, आध, उ, अन, औ, कु, चौ, पच, पर, भर, बिन, ती, बू, का, सा, चिर, ना, बहु, आप, नाना, का, सम। ये आपके क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। चलें विदेशी उपसर्ग देख लीजिए भाई, पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो एक बार से उनको देख लेना। जिससे हम बोलते जा रहे, बे है, दर है, वा, कम, ला, ना, हर, खुश, बद, सर, वा, बिला, बिला कुब्बत देखा, बेस, नेक, एन, हम, अल, गैर, हेड, हाफ, सब, को। चलो प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय, कृत कृदंत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण पदों के साथ जोड़े रहते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, इनके योग से बना सब तद्धांत कहलाता है। कृत कृदंत प्रत्यय क्रिया धातु पदों के साथ जोड़ने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, इससे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। बनावट सजावट, बनावट कृदंत प्रत्यय। घबराहट, चलो असंगत प्रत्यय का पद क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर मिठाई लिखा। कुछ विशेष प्रत्यय आ, ई, इक, ए या एन, आयन, इनके योग से मूल शब्द प्रथम वर्ण में जुड़ा स्वर भिन्नानुसार होता है, जैसे आ से आ। समाज धन एक, सामाजिक, परिवार धन एक, पारिवारिक। इस प्रकार से आपके हिंदी का ये क्लास भी समापन हुई और अब मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कमेंट बॉक्स में करिएगा, उनको वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा, समझ में आई होगी। और जैसे मैं कोई चीज़ नहीं पढ़ाता तो उसकी PDF जरूर ऐसे पढ़ लिया करो पॉज करके वीडियो को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।